डीएलएड प्रशिक्षु 2019 सेकेंड सेमेस्टर का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में बहमनी राज्य के बारे में चर्चा किए थे, आप लोग बहमनी राज्य के बारे में अवगत हुए। अब हम सल्तनत का विघटन के बारे में चर्चा करेंगे। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी अत्यधिक अयोग्य और शक्तिहीन थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय मनोविनोद तथा पारस्परिक संघर्ष में ही लगाया। परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दिल्ली विघटन के प्रमुख कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। शासन व्यवस्था की दुर्बलता। दिल्ली सल्तनत में योग्य शासकों का अभाव था। उन्होंने शासन प्रणाली बनाए रखने का प्रयास नहीं किया। उनका शासन सैनिक शक्ति तथा लूटमार पर टिका हुआ था। प्रांतीय शासकों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण मजबूत नहीं था। उत्तराधिकारियों के निश्चित नियम का अभाव। एक सुल्तान की मृत्यु के पश्चात गद्दी के लिए झगड़ा प्रारंभ हो जाता था। जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था वह सुल्तान बन जाता था। आपसी फूट। मुसलमानों में धार्मिक एकता तो थी, किंतु वे विभिन्न नस्लों, धर्मों, जातियों एवं कबीलों में बटे हुए थे। इसलिए उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा रहती थी। हिंदुओं के साथ अत्याचार एवं स्थानीय शासकों का विरोध। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासकों ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। स्थानीय शासक इनको सहन न कर सके और वे सुल्तानों के विरुद्ध लगातार विद्रोह करते रहे। मोहम्मद तुगलक की भूलें। मोहम्मद तुगलक की योजनाओं की असफलताओं ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जिससे जनता में असंतोष फैल गया। तैमूर का आक्रमण। तैमूर आक्रमण से दिल्ली को धक्का लगा। उसने चारों ओर लूटपाट और कत्लेआम मचा दिया। सल्तनत की सैनिक एवं आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई। मंगोल का आक्रमण एवं उसका प्रभाव। राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए मंगोलों की शक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। 13वीं सदी के प्रारंभ में एशिया और यूरोप में पूर्व की ओर विजेताओं की नई लहर आई। यह नए आक्रमणकारी मंगोल थे, जिन्हें उस महान साम्राज्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जिसका गठन उन्होंने चंगेज खान के नेतृत्व में किया था। 13वीं सदी का अंत होते होते मंगोल साम्राज्य ज्ञात दुनिया के बड़े भाग तक फैल चुका था। चंगेज खान के नेतृत्व में उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। मंगोल आक्रमण की भयंकरता को बलवन भली भांति अनुभव करता था। इसलिए उन्हें रोकने के लिए उसने मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाली पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई तथा नए दुर्गों का निर्माण करवाया। वहां पर हिष्ट पुष्ट सैनिकों एवं विश्वसनीय एवं अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति किया।
शस्त्र तथा भोजन की आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था भी वहां पर की गई। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का शासन अधिक दिन तक न रह पाया, परंतु दिल्ली को जो शक्ति बलवन ने प्रदान की, उसके परिणाम स्वरूप खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण होते रहे। अलाउद्दीन के समय में भी मंगोलों ने कई बार आक्रमण किए। मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया। इन किलों में उसने योग्य और कुशल सेना रखी। यह सेना मंगोलों के आक्रमण को रोकती थी। चंगेज खां का आक्रमण। चंगेज खां एक क्रूर मंगोल योद्धा था जो संपूर्ण विश्व पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए उसने अनेक युद्ध लड़े, जिनमें विजय भी प्राप्त की। उसने अपने विजय अभियान के बाद धरती की 22% भूमि तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंगेज खां ने इस प्रकार मंगोल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसका वास्तविक नाम तेमुजिन था और उनका जन्म लगभग 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। चंगेज खां ने चीन के कई भागों पर विजय प्राप्त की और वहां अपने अनुचरों को छोड़कर वहां वापस मंगोलिया लौट आया। चीन में अपने विजय अभियान के बाद उसने भारतीय क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। चंगेज खां ने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया और ख्वारिज्म वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को कैस्पियन सागर की ओर खदेड़ दिया। जहां 1220 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई, उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवर्नी मंगोलों के आक्रमण से भयभीत होकर गजनी चला गया। चंगेज खां ने उसका पीछा किया और सिंधु नदी के तट पर उसको परास्त किया। जलालुद्दीन सिंधु नदी को पार कर भारत आ गया, जहां उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता मांगी। इल्तुतमिश ने शक्तिशाली चंगेज खान के भय से उसे सहायता देने से मना कर दिया। तैमूर का आक्रमण। सन 1398 में उत्तर भारत पर फिर मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। तुर्क सरदार तैमूर ने, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने नगर को लूटा और नगरवासियों की हत्या की। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया तो वे समरकंद लौट गए। तैमूर ने समरकंद जाते समय खिज्र खान को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। उस समय पश्चिमी एशिया में तुर्क बड़े शक्तिशाली और उनको अरब और वाइजनटाइन दोनों संस्कृतियों उत्तराधिकार मिला। महमूद गजनवी की भांति तैमूर ने भी भारत से लूटे धन को शानदार इमारतें, राजमहल और मस्जिद बनवाकर समरकंद को सजाने में व्यय किया। वह मध्य एशिया के विशाल क्षेत्र पर शासन करता था और उसका साम्राज्य ईरान तक फैला हुआ था। समरकंद का शासक तैमूर अत्यधिक साहसी और महत्वाकांक्षी था। भारत की अपार धन संपत्ति उसे भारत पर आक्रमण करने हेतु प्रेरित कर रही थी। साथ ही उसके
भारत में आक्रमण का उद्देश्य धार्मिक भी था। 1398 में एक विशाल सेना के साथ उसने भारत में प्रवेश किया और शीघ्र ही दिल्ली पर अधिकार कर लिया। भारत पर शासन करने की उसकी इच्छा नहीं थी, अतः लूटपाट, भीषण नरसंहार एवं कृषि को अपार नुकसान पहुंचाकर वह वापस समरकंद चला गया। सन 1412 से 1413 में तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की हत्या के बाद खिज्र खान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसने अपने को सुल्तान घोषित किया और सैयद वंश की स्थापना की, परंतु इस वंश का शासन काल बहुत थोड़ा रहा। 1451 में दिल्ली के अमीरों ने पंजाब के अफगान शासक बहलोल लोदी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। प्रशिक्षुओं, आज यहीं तक। धन्यवाद।